नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बता दूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में हार से बौखलाई कांग्रेस अब मोदी के खिलाफ बहुत बड़ा तमाशा करने वाली है क्या? मोदी से बार बार हारते राहुल और इकोसिस्टम का नैरेटिव आज सुप्रीम कोर्ट में कैसे टैं बोल गया, यह भी दिखाऊंगा। एक गांव में 0 वोट पड़े और महाराष्ट्र में 5 लाख मिसिंग वोट का शॉकिंग सच भी सामने आ गया है, वो भी आपको देखना चाहिए। संविधान पकड़े राहुल गांधी ने आज जो दावे किए उसका पूरा सच बताने वाला चैप्टर खोलूंगा। इसके बाद बात होगी सीएम योगी की पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। संभल हिंसा का सपा से कनेक्शन निकला है क्या? संभल के पत्थरबाजों और गोलीकांड का ऐसा सच जो आपको हिलाकर रख देगा, आपको देखना चाहिए। 29 तारीख वाले जुमे के दिन संभल में फिर हिंसा भड़काने की प्लानिंग चल रही है क्या? हिंदुओं को जोड़ने निकले बागेश्वर बाबा के साथ आज ऐसा क्या हुआ कि वो बाल बच गए, आज आपको दिखाऊंगा। भीड़ के बीच बाबा बागेश्वर पर हमले का सच क्या निकला? बांग्लादेश के हिंदुओं पर बाबा बागेश्वर ने वो कह दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। और फिर बात होगी इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी की। उसके सिर पर खून क्यों सवार है? पाकिस्तान में भयंकर बवाल मचा हुआ है, तख्ता पलट की नौबत आ गई है क्या? पाकिस्तान में ऐसा बवाल मचा है कि देखकर यकीन नहीं कर पाएंगे। गृह युद्ध होना 100% तय है क्या? आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले जल्दी से दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। सभी 6 सीटों के लिए 20 दिसंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। अधिसूचना के मुताबिक कैंडिडेट्स 10 दिसंबर तक अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। जिन सीटों के लिए चुनाव होने हैं उसमें आंध्र प्रदेश की 3 सीट, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और हरियाणा की एक सीट शामिल है। यूपी के एटा में 2 दिन पहले हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद आज पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान ड्रोन कैमरे की मदद से घर की छतों की चेकिंग की गई। साथ ही लोगों को ईंट, पत्थर, कांच की बोतलें जमा न करने की हिदायत दी गई। इस मामले में पुलिस ने अभी तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। चंडीगढ़ में 2 नाइट क्लब्स के बाहर हुए धमाकों के बाद दहशत फैल गई। सोशल मीडिया पर इन धमाकों की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने ली है। पोस्ट में दावा किया गया है कि धमाका जिस सिल्वर रेस्टोरेंट में हुआ उसका मालिक रैपर बादशाह है। पोस्ट में कहा गया है कि बादशाह को रंगदारी के लिए धमकी दी गई थी, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई, जिसके बाद धमाका किया गया। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में पहली बार राम बारात निकाली गई। राम बारात में करीब 17 प्रांतों के राम भक्त और साधु संत शामिल हुए। बारात के लिए विशेष रूप से 4 रथ तैयार हुए, जिनमें से एक रथ पर 51 तीर्थों का जल है, जबकि दूसरे पर श्री राम और माता सीता की मूर्तियां। राम बारात में 200 बाराती भी शामिल हैं, जो कि बारात के साथ 3 दिसंबर को जनकपुर पहुंचेंगे। अंडमान सागर में इंडियन कोस्ट गार्ड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5,500 किलो ड्रग्स जब्त किया है। पेट्रोलिंग के दौरान कोस्ट गार्ड को म्यांमार की संदिग्ध बोट की जानकारी मिली थी। ड्रग्स के साथ कोस्टल गार्ड ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। ड्रग्स के खिलाफ इंडियन कोस्ट गार्ड की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। महाराष्ट्र और यूपी में हार से बौखलाई कांग्रेस अब मोदी के खिलाफ बहुत बड़ा तमाशा खड़ा करने वाली है क्या? मोदी से बार बार हारते राहुल और इकोसिस्टम का नैरेटिव आज सुप्रीम कोर्ट में कैसे टैं बोल गया। एक गांव में 0 वोट, महाराष्ट्र में 5 लाख वोट गायब हो गए। इसका शॉकिंग सच भी बताऊंगा। और संविधान पकड़े राहुल गांधी ने आज जो दावे किए उसका पूरा सच क्या है, यह बताने वाला चैप्टर सबसे पहले। नरेंद्र मोदी से बार बार राहुल गांधी हारते हैं, लेकिन सीखते कुछ नहीं है बॉस। लोकसभा में हारे, हरियाणा में हारे, महाराष्ट्र में हारे, हार के रिकॉर्ड बना दिया, लेकिन सीखा कुछ नहीं। आज भी वही चल रहा है उनका। महाराष्ट्र में इतनी बड़ी हार मिली, लेकिन चल क्या रहा है कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। अरे भैया, आपकी पार्टी खतरे में है, बचेगी कि नहीं बचेगी? गांधी परिवार का अस्तित्व खतरे में है कि वो बचेगा कि नहीं बचेगा, लेकिन लहरा रहे हैं संविधान की संविधान खतरे में। ईवीएम हैक हो गई, फिर से शुरू कर दिया। ये लोग इससे आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। आज जब नरेंद्र मोदी जबरदस्त तरीके से संविधान दिवस मना रहे थे,
पूरा देश आज के दिन संविधान को नमन कर रहा था, तो राहुल गांधी अपने इकोसिस्टम को बता रहे थे कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही। बॉस, कोर्ट के फैसले आपको पसंद नहीं आते, जुडिशरी को आप लोग डेली कोसते रहते हैं, पूरे सिस्टम को आपने बिका हुआ माना हुआ है, मीडिया को आप कुछ समझते नहीं है, चुनावी सिस्टम पर आपको भरोसा नहीं है, ईवीएम पर आपको भरोसा नहीं है। धज्जियां तो आपने उड़ाई हुई हैं, इस देश के हर सिस्टम की धज्जी उड़ा के रख दी आपने, क्योंकि आपके मन के हिसाब से चीजें नहीं चल रही। और फिर ये कहते हैं कि संविधान मोदी खतरे में डाल रहे हैं, फिर कहते हैं कि ईवीएम को मोदी और शाह अपने घर में रखें, हम तो बैलेट से चुनाव चाहते हैं। ये नया इनका शुरू हुआ है कि अब इनको बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। अब तक तो ये बातें दबी जुबान से होती थी, छोटे मोटे नेता करते थे, अब तो खुलकर कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं भाई कि ईवीएम को नहीं मानते वो। सोचिए, ये बात उस दिन कह रहे हैं जिस दिन संविधान दिवस है, बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए आंदोलन करेंगे कह रहे हैं। ये हालत है इनकी। अभी मैंने आपको कल ही बताया था कि ये लोग अभी कर्नाटक में 3 बाइपोल की सीटें जीते हैं भाई, उसके बावजूद कह रहे हैं कि हमको बैलेट पेपर चाहिए। देश जो है वो रॉकेट बना हुआ है, देश आगे बढ़ रहा है, तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, ये देश को खींच के पीछे ले जाएंगे वही बैलेट पेपर वाले चुनाव में और बूथ कैप्चरिंग वाले दौर में। सुनिए आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा ये सब नया तमाशा आखिर कौन सी बात छुपाने के लिए ये लोग कर रहे हैं। हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए, सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। बॉस, एक बात बताइए, ये लोग कहते हैं ईवीएम हैक कर लेते हैं मोदी सरकार, ये लोग ये कहते हैं कि भाई प्रशासन का गलत इस्तेमाल करके जो है वो ईवीएम जो है वो हैक कर लेती है, प्रशासन इनके कंट्रोल में रहता है, उससे चुनाव जीतते हैं। एक तो दोनों मैच नहीं होता, फिर भी चलिए मान लें। तो जो ईवीएम हैक कर सकता है, जो प्रशासन कंट्रोल कर सकता है आपके हिसाब से, वो बैलेट पेपर में कुछ नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद अलग रोना रोइएगा, फिर कहिएगा इंकी पिंकी पोंकी पो करके हमको जिता दो। तमाशा चल रहा है देश में भाई। ईवीएम को वैसे ये हर बार कोसते थे, लेकिन इस तरह से खुलकर कभी नहीं कहा कि ईवीएम हटाओ, हमें बैलेट पेपर से वोटिंग चाहिए। पहली बार इस तरह से कहा जा रहा है कि वो भी कौन कह रहा है, कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं। ऐसा तब तो नहीं कहा जब लोकसभा आ रहे थे, तब तो लोकसभा में 99 सीट लाके माहौल बनाए हुए थे कि मोदी को हरा दिया, खत्म कर दिया। तब क्यों नहीं बोले कि हम जो है वो बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं? ऐसा तब भी नहीं कहा जब हरियाणा हारे थे। ऐसा तब क्यों कह रहे हैं जब महाराष्ट्र हारे? क्या ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस के सबसे खराब परफॉर्मेंस को छुपाना और राहुल गांधी को बचाना अब इनके लिए मुश्किल होता जा रहा है? दुनिया पूछ रही है कि यह आदमी कर क्या सकता है भाई, ये कौन सा चुनाव जिता सकता है? महाराष्ट्र में कांग्रेस का परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, ये नया तमाशा हो क्यों रहा है आपको समझ में आ जाएगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस 101 सीट पे लड़ी थी, जीती है 16, स्ट्राइक रेट है इनका 16%। कांग्रेस की सबसे ज्यादा जमानत जब्त हुई है महाराष्ट्र चुनाव। शरद पवार के 3 कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई, उद्धव ठाकरे की पार्टी के 8 कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई, जबकि कांग्रेस के 9 कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए, पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण हार गए, सीएम पद के दावेदार बाला साहब थोराट बड़े अंतर से चुनाव हार गए। यहां तक कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले किसी तरह से हांफते हांफते अपनी सीट बचा पाए, मात्र 208 वोट से जीत पाए। तो जो ईवीएम हैक करेगा वो 208 वोट छोड़ देगा। कांग्रेस का वोट शेयर अब तक के इतिहास का सबसे कम वोट शेयर रहा है महाराष्ट्र में। इतनी कम सीटें कांग्रेस को महाराष्ट्र में कभी नहीं आई। जिस महाराष्ट्र में कांग्रेस का वोट शेयर कभी 18%, 20% होता था और 70-80 सीटें उसको आती थी, वो कांग्रेस को मात्र 12% वोट शेयर आया और 16 सीट पर वो सिमट गई।
इसलिए ये लोग इस तरह की हार को छुपाने के नए बहाने बना रहे हैं, ताकि जो नीचे कार्यकर्ता है वो पलट कर ये ना पूछे कि खड़गे साहब कौन बात का प्रेसिडेंट है, ये इस्तीफा क्यों नहीं देते इतनी गंदी हार के बाद। ये जो कार्यकर्ता है वो पलट के ये ना पूछे कि ये गांधी परिवार करके हमको क्या मिल रहा है जब ऐसा छीछालेदर हो रही है हमारी। तो गांधी परिवार को सेव करना है, अपने आप को सेव करना है, अपनी कुर्सी बचानी है, तो एक काम करते हैं, हम ईवीएम को कोसते हैं, गाली देते हैं और बैलेट पेपर की बात करने लगते हैं। यह है इनकी स्ट्रैटेजी। इसलिए ये लोग ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं, झूठ पे झूठ फैला रहे हैं। जैसे कांग्रेस के इकोसिस्टम में कल से सोशल मीडिया पर एक दावा किया जा रहा था कि महाराष्ट्र के एक गांव में कांग्रेस को 0 वोट मिले, जबकि वो गांव कांग्रेस के सपोर्टर्स का गांव था। कहा जा रहा था कि इसका लोग विरोध कर रहे हैं। यह वीडियो खूब वायरल हुआ। यह कहा गया कि मामला महाराष्ट्र के धुले के एक गांव का है जहां कांग्रेस पार्टी को 0 वोट मिले, मतलब वोटिंग ही 0 हुई। लेकिन बाद में इसकी सच्चाई भी पता चल गई और जैसे इनका हर झूठ पकड़ा जाता है, फिर पकड़ा गया। धुले के अधिकारियों ने बताया कि जिस गांव में कांग्रेस को 0 वोट मिलने की अफवाह फैलाई जा रही है, उस गांव में 4 बूथ हैं और 4 बूथ में कांग्रेस कैंडिडेट को 1057 वोट मिले थे। लेकिन यह बात तो उन लोगों को पता चलेगी ना जो पाठशाला देख रहे हैं। बाकी सोशल मीडिया पे लोगों ने सच मानना शुरू कर दिया होगा कि अरे हाँ यार, ये कैसे हो सकता है, 0 वोट मिल जाएगा। ये वीडियो वायरल कर दो, हो गया तमाशा, झूठ फैलाते रहो। जैसे संविधान खत्म हो रहा है, मोदी संविधान खत्म कर रहे हैं, फैला दो, बाद में देखा जाएगा। लोकसभा में तो 99 सीट आ गई, हरियाणा में पता चल गया, महाराष्ट्र में पता चल गया, तो लोगों ने नकार दिया। इसी तरह से एक झूठ और फैलाया गया कि महाराष्ट्र चुनाव में 5 लाख वोट का घपला हुआ है। जितने वोट डाले गए और जितने वोटों की काउंटिंग हुई उसमें मिसमैच है। 5 लाख एक्स्ट्रा वोटों की गिनती कर ली गई। लेकिन चुनाव आयोग ने इस झूठ की भी पोल खोल दी। चुनाव आयोग ने बताया कि वोट के मिसमैच की जो संख्या बताई गई उसमें पोस्टल बैलेट को ये लोग जोड़ ही नहीं रहे। पोस्टल बैलेट भी 5 लाख के करीब का वोट पड़ा और इन्हें जोड़ा जाए तो कोई मिसमैच नहीं है। यानी बिना पोस्टल बैलेट को जोड़े झूठ फैलाया गया कि वोटों की गिनती में हेरफेर कर दिया गया। और जिस वेबसाइट ने, ये इनका इकोसिस्टम वाला वेबसाइट है जिसने छापा था, उसने अब पोस्ट डिलीट कर दिया जब इलेक्शन कमीशन ने नंगा कर दिया कि यार ये तो तुम नहीं जोड़े। ये इस तरह से काम होता है। अफवाह फैलाओ, झूठ फैलाओ, एक अस्थिरता की स्थिति पैदा कर दो देश में। ये सारे झूठ इसलिए फैलाए जा रहे हैं क्योंकि ईवीएम वाली थ्योरी को सही साबित करना है। लेकिन पाठशाला में जो आता है वो सच जानकर जाता है बॉस। एक एक चीज हम रिसर्च करके ढूंढ के आपके लिए इसीलिए लाते हैं ताकि देश सुरक्षित रहे। हराइए ना भाई, मोदी को हराइए, चुनाव लड़िए, मेहनत कीजिए, छुट्टी पे जाना कम कीजिए, जमीन पर उतरना शुरू कीजिए, आसपास के हवाबाजी इकोसिस्टम को खत्म कीजिए, ट्विटर पर अपने आप को राजा मानना बंद कीजिए, चुनाव जीतने लगिएगा। मीडिया को गाली देके होगा, ईवीएम को गाली देके होगा। कांग्रेस और राहुल गांधी का गेम प्लान ही यही है कि हार जाओ तो ईवीएम पर सवाल उठाओ, क्योंकि इससे कांग्रेस की हार पर सवाल पीछे छूट जाते हैं। कोई गांधी परिवार पर सवाल नहीं करता और राहुल गांधी जो बार बार चुनाव हारते हैं उन पर भी कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन सवाल से कैसे बच पाएंगे, क्योंकि 1-2 जगह हारे तो कोई कुछ ना कहे। ये तो हार हार के इन्होंने पार्टी का भूत बना दिया भाई, खत्म कर दी इन्होंने पार्टी। लेकिन वही गांधी परिवार चले जा रहा है। आप 2014 से 2024 तक कांग्रेस का हाल देख लीजिए। मैं आपको हिसाब बताता हूं बॉस। आज इनको बैलेट पेपर चाहिए, लेकिन इन्होंने अपना हिसाब कभी देखा है? कभी अपने कह रहे हैं मोदी कहां खड़े हैं, पता चल जाएगा मोदी को। आप कहां खड़े हो कभी ये तो देखो। 2014 से लेकर 2024 के बीच में विधानसभा चुनाव कितने हुए? विधानसभा चुनाव हुए इस 10 साल के अंदर 62 विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस इसमें से हारी कितनी? कांग्रेस हारी 47 चुनाव बॉस, 47 चुनाव कांग्रेस हारी है। सवाल पूछा जाना चाहिए राहुल गांधी से, गांधी परिवार से, उनके आसपास के इकोसिस्टम से। तो सवाल उठ रहा है ईवीएम पे। कोई इनसे पूछे कि क्या हर जगह ईवीएम का खेला हो गया और उन जगहों पर क्या जहां पर ये लोग ईवीएम से चुनाव जीत गए? भाई 62 विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस प्लस कांग्रेस और इनके गठबंधन वाले साथी, इसमें से 15 चुनाव जीते भी हैं। 15 चुनाव जीते, तो उन 15 चुनाव में क्यों नहीं गड़बड़ी हुई ईवीएम में? एक सवाल यह भी उठता है कि खुद कांग्रेस जिन जिन राज्यों में सत्ता में थी वहां भी चुनाव हार गई। ये तो जिस राज्य में सरकार में भी रहते हैं वो राज्य भी इनके हाथ से निकल जाता है। भाई आप कह रहे हो इनका ये ईवीएम हैक कर लेते हैं, प्रशासन इनके साथ लग जाता है। जहां आप सत्ता में हो वहां क्यों कैसे चुनाव हार जाते हो?
वहां इनका तो सिस्टम नहीं है ना भाई। 2014 से 2024 तक सरकार में रहते हुए कांग्रेस कितने हारी चुनाव? कांग्रेस हारी कितने चुनाव? सत्ता में रहते हुए 40 चुनाव हारी, 40 हारी बॉस, और 7 जीती। कांग्रेस प्लस की बात कर रहा हूं, ये कांग्रेस प्लस। 7 चुनाव ये लोग जीते भी, लेकिन 40 चुनाव हारे आप सत्ता में रहते हुए। तो कभी ये तो सोचो कि हो सकता है यार मेरा काम खराब होगा। पब्लिक को समझ में आ रहा है कि मैं हिमाचल जैसा हाल बना दूंगा। पब्लिक को हो सकता है समझ में आ रहा है कि इनको रिपीट करने लायक स्थिति नहीं है। कभी तो अंदर झांकोगे। एक बात और है, नरेंद्र मोदी तो केंद्र में 10 साल से ही हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन तो दशकों से बहुत खराब चल रहा है भाई। तमिलनाडु में 57 साल से कांग्रेस अपने दम पर सरकार ने बनाई है, 57 साल से। और तमिलनाडु में तो बीजेपी है भी नहीं उस तरह से। तो अपने आप से कब पूछोगे भाई? झारखंड में आज तक कांग्रेस अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है। जब से झारखंड बना है, तब से मोदी जी ने ईवीएम हैक कर दिया। उत्तर प्रदेश, 35 साल से कांग्रेस का कोई सीएम उत्तर प्रदेश में नहीं बन पाया है। खत्म हो गए आप कांग्रेस उत्तर प्रदेश में। वहां ईवीएम ने क्या कर लिया भाई? बिहार में 34 साल से कांग्रेस का अपना मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। गुजरात में 29 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। ओडिशा में 24 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं आई। अब तो कांग्रेस यहां तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। दिल्ली में बीते 10 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। जब ऐसा परफॉर्मेंस होगा तो लीडरशिप से सवाल पूछे जाने चाहिए, गांधी परिवार से सवाल पूछे जाने चाहिए, मीडिया से सवाल पूछ लेंगे, न्यायालय से सवाल पूछ लेंगे, ये ईवीएम से सवाल पूछ लेंगे, इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ लेंगे। इधर उधर आए बाएं साए करके तुम बताओ, तुम कब बताओगे भाई? लेकिन कांग्रेस में लीडरशिप पे सवाल उठाना ही मना है। तो किसी ना किसी को तो दोष देना है, तो ईवीएम को दे दो, क्योंकि इससे आसान बहाना तो मिल नहीं सकता अपनी कमजोरी और नाकामी को छुपाने का। कार्यकर्ता भी सवाल नहीं पूछेगा, ना हमारे लीडर सही है, गांधी परिवार अद्भुत है भाई, राहुल जी अद्भुत है, वो तो ईवीएम गड़बड़ है। ये तो जब खुद केंद्र की सत्ता में थे बॉस और ईवीएम इनके कंट्रोल में था, तब भी चुनाव नहीं जीत पा रहे थे। 2011 में आखिरी बार कांग्रेस किसी राज्य में अपनी सरकार रहते हुए चुनाव जीती थी, और वो राज्य था असम का। मैं आपको उदाहरण बताता हूं भाई। आप कह रहे हो नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और इन्होंने ईवीएम हैक कर लिया। 2013 तब तो यूपीए की सरकार थी, यूपीए थी ना भाई, नरेंद्र मोदी तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। 9 राज्य जहां पर चुनाव हुए, 9 राज्यों में, ठीक है। इन 9 राज्यों में कांग्रेस कहां कहां हारी? कांग्रेस हारी, आप देखते जाइए। त्रिपुरा हार गए, एमपी हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए। ये कौन सा ईवीएम हैक कर रहे थे नरेंद्र मोदी? गुजरात में बड़े बड़े हैक कर रहे थे। राजस्थान हार गई कांग्रेस, दिल्ली आप हार गए, नागालैंड आप हार गए। आप बताइए ना बॉस, इतने सारे आप चुनाव हार रहे हो। सिर्फ मेघालय, कर्नाटक और मिजोरम में ये चुनाव जीत पाए। ये सारे चुनाव ईवीएम से हुए थे। उस समय तो केंद्र में नरेंद्र मोदी नहीं थे, उस समय तो यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी सुपर पीएम हुआ करती थी। तो 2013 में कांग्रेस ने ईवीएम से छेड़छाड़ करके चुनाव क्यों नहीं जीत लिए? और अगर कोई छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती थी 2013 में, तब आप कैसे चुनाव हार गए? ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस की बौखलाहट की वजह आपको बता रहा हूं, लेकिन अकेले कांग्रेस तो ईवीएम के खिलाफ कुछ ज्यादा नहीं कर सकती, इसलिए कांग्रेस की अलग प्लानिंग है। ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस इंडी गठबंधन के दलों से भी बात करेगी। ईवीएम के खिलाफ मुहिम शुरू करने के लिए सभी से सहयोग मांगेंगे। इधर शरद पवार, जो कल तक कह रहे थे कि भाई कोई सबूत तो है नहीं तो ईवीएम पे क्या सवाल उठाएं, वो भी अब मुहिम चलाने की तैयारी में। एनसीपी नेताओं ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में कई सीटों पर कैंडिडेट को उसके परिवार के भी वोट नहीं मिले। तो भैया अपने परिवार से पूछो ना। एक तो ये कैसे पता चलता है कि 1000 वोट खुल रहे हैं किसी ईवीएम में, तो मेरे परिवार वाला वोट नहीं आया मेरे पास। शरद पवार के पोते रोहित पवार ने भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए। शरद पवार के ही नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि ईवीएम से लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव भी चुनावी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते रहे। अभी महाराष्ट्र में जब बीजेपी की सीटें कम हुई थी, तो महाराष्ट्र नरेंद्र मोदी को नकार रहा था।
तो लोकसभा तक ईवीएम हैक नहीं हो पा रहा था। अभी अभी विधानसभा में इन्होंने नया सीखा है कि ट्रेनिंग लेकर आए एआई वाला कि जरा देखे महाराष्ट्र में कैसे ईवीएम हैक होता है। कुल मिलाकर कांग्रेस अब ईवीएम के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्लानिंग कर रही है, जिससे लगातार मिल रही हार के लिए सीधे तौर पर ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया जाए। ये लोग अब ईवीएम को लेकर तमाशा बड़ा करने वाले हैं, बैलेट पेपर की मांग उठाने वाले हैं और उसमें फिर यही इकोसिस्टम फैलाता है। किसी ने छाप दिया कि भाई 5 लाख वोट मिसमैच है, सच आया तो डिलीट करके भाग जाओ। जितने उन्होंने पढ़ा उतने उनके मन में जहर भर गया, अरे यार ये तो गड़बड़ हुआ है। जनता को अब ये लोग ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, ईवीएम की वजह से नहीं जीत पा रहे। आज ही कांग्रेस ने ईवीएम को रिजेक्ट करके बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात की है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सोच वालों की क्लास भी लगा दी। आज सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करने वाली एक याचिका खारिज की और इस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, यह राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पूरे कांग्रेस पार्टी को सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब नेता चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम ठीक होती है, लेकिन जब हार जाते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं। जब नेता ईवीएम से चुनाव जीत जाते हैं तो कुछ नहीं कहते हैं, तब ईवीएम में कोई खराबी नजर नहीं आती है। यानी जो बेसिक सा प्रश्न हम उठा रहे हैं वही आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा और कहा कि उठाकर ले जाओ अपनी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो कांग्रेस एनसीपी अखिलेश यादव को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। इसी ईवीएम से चुनाव जीतने पर लड्डू बांटते हैं आप लोग, लेकिन हारने पर ईवीएम के खिलाफ आंदोलन की बात करते हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। ये लोग देश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं बॉस। ये पूरे देश में आग लगाने का प्रयास है, लोगों के मन में आग लगाने का प्रयास है कि देखो कितनी बड़े स्तर पर गलत हो रहा है। कांग्रेस जो बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए आंदोलन की बात कर रही है, उसे सुप्रीम कोर्ट की एक और टिप्पणी याद दिलाता हूं। इसी साल अप्रैल में ईवीएम पर सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग खारिज करते हुए कहा था कि देश के जज उस अतीत को नहीं भूले हैं जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो क्या होता था। यानी कोर्ट बूथ कैप्चरिंग का दौर याद दिला रहा था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर आप भूल गए हैं तो माफ कीजिए, हम उस दौर को नहीं भूले हैं कि बैलेट पेपर में क्या होता था। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि वोटों की गिनती में ह्यूमन एरर की समस्या रहती है। कोर्ट ने ईवीएम का जिक्र करते हुए कहा कि मशीन तो सामान्य रूप से बिना किसी गलत मानवीय दखल के ठीक से काम करेगी, सटीक परिणाम देगी। बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की मांग पर दलील देते हुए याचिकाकर्ता ने जर्मनी का उदाहरण दिया, क्योंकि जर्मनी में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि उनका गृह राज्य पश्चिम बंगाल है, जिसकी जनसंख्या जर्मनी से भी ज्यादा है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के उदाहरण मत दीजिए, ये एक बहुत बड़ा काम है और यूरोप के उदाहरण यहां काम नहीं आते। कोर्ट ने कहा कि किसी पर तो भरोसा करना होगा। और ये उस देश में ईवीएम पे सवाल उठ रहा है जहां करोड़ों वीवीपैट से निकली पर्ची का मिलान हुआ, करोड़ों। एक भी गलत नहीं निकली है बॉस, आज तक एक भी गलत नहीं। और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि किसी पर तो भरोसा करना होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप हर चीज पर सवाल खड़े करते जाओ। कल को हारोगे फिर कहोगे बैलेट पेपर में गड़बड़ी है, फिर क्या करोगे। कांग्रेस को तो सुप्रीम कोर्ट तक पर भरोसा नहीं है। आज ही दिग्विजय सिंह ने संभल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बता दिया। भाई सुनिए एक बार दिग्विजय सिंह को। 1947 में जो पूजा स्थल जो था वो कायम रहेगा। फिर सर्वे किस बात का हो रहा है? खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, खुद उन्होंने अपने कानून को नजरअंदाज करके उनको सर्वे की इजाजत दी। ये तो अनुचित है। एक नेता इनके आके नहीं कह रहा कि पत्थर किस बात के चल रहे, सर्वे किस बात का हो रहा है। वर्शिप एक्ट जो है वो नेचर बदलना है या नहीं बदलना है इसको तय करने के लिए रोक लगाता है। नेचर क्या है उस जगह का ये जानने पर कोई रोक नहीं है। ये कोर्ट को तो मानते नहीं, बात करते हैं संविधान की। राहुल गांधी उसी प्रोपेगेंडा में लगे हैं जिसे वो लोकसभा चुनाव से अब तक चला रहे हैं कि संविधान खतरे में। नरेंद्र मोदी संविधान खत्म कर देंगे। आज संविधान दिवस पर राहुल गांधी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 5 मिनट के लिए उनका माइक बंद हो गया तो राहुल गांधी इसके लिए भी मोदी को कोसने लगे। कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का, माइक बंद हुआ राहुल गांधी का। नरेंद्र मोदी और बीजेपी का एक आदमी वहां मौजूद नहीं, लेकिन कोस रहे हैं बीजेपी और मोदी को। देखिए वहां क्या हुआ था। जो भी इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है उसका माइक ऑफ हो जाता है।
माइक ऑफ हो जाता है, आपने देखा होगा। मुझे कहा, जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। राहुल गांधी की हालत उस व्यक्ति जैसी है जो गाय पे निबंध याद कर ले तो उससे घोड़े पे कुछ भी पूछ लो वो लिखेगा यही गाय हमारी माता है, उसके 4 पैर होते हैं, वो दूध देती। इनके कार्यक्रम में माइक बंद हुआ, कह रहे हैं कि मुझे बोलने से रोका जा रहा है। कौन रोक रहा है? तो फिर अपने आप पता लगाइए ना भाई कि आपको कांग्रेस में कौन नहीं बोलने देना चाह रहा है दलितों पर। या ऐसा हो सकता है कि माइक को भी पता है कि आप वही बातें बोलेंगे इसलिए वो खुद ही बंद हो जाता होगा। किसी को ये कुछ समझते ही नहीं भाई, कौन किस पद पर है, उस पद का प्रोटोकॉल क्या है, उससे कैसे मिलना चाहिए, ये तक भूल जाते हैं राहुल गांधी। आज भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। संविधान दिवस पर संसद भवन में कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। यहां राहुल गांधी भी सभी के साथ मंच पर थे। कार्यक्रम जब खत्म हुआ तो सभी ने राष्ट्रपति का अभिवादन किया, हाथ जोड़े, नमस्ते कहा और फिर मंच से उतरे। लेकिन राहुल गांधी ने न राष्ट्रपति से विदा ली, न नमस्ते किया, सीधा मंच से हटकर कोने में जाकर खड़े हो गए। देखिए वहां क्या हुआ। जय थैंक यू। जय आज कांग्रेस ने संविधान रक्षक कार्यक्रम आयोजित किया। यहां राहुल गांधी संविधान के रक्षक बनकर आए थे। राहुल गांधी ने संविधान को लेकर कहा कि संविधान में नहीं लिखा कि हिंसा का प्रयोग करो, संविधान में नहीं लिखा कि किसी को मारो या डराओ, संविधान में नहीं लिखा कि झूठ बोलकर सरकार चलाओ। राहुल गांधी की बात सुन लीजिए, फिर आगे की बात बताता हूं। इसमें सावरकर जी की आवाज है क्या? इसमें कहीं लिखा है कि हिंसा का प्रयोग करना चाहिए? इसमें कहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति को मारना चाहिए, डराना चाहिए, काटना चाहिए? कहीं लिखा है इस किताब में? इस किताब में लिखा है कि झूठ का प्रयोग कर कर सरकार चलानी चाहिए? मुझे दिखा दो कहां लिखा है। तो ये सत्य और अहिंसा की किताब है। वैसे आपने गौर किया, जब तक महाराष्ट्र चुनाव चल रहा था वीर सावरकर का नाम लेना थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया था राहुल गांधी। जैसे ही खत्म हुआ फिर सावरकर सावरकर शुरू कर दिया इन्होंने। राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा, क्या वो खुद उस पर अमल करते हैं या कांग्रेस उन बातों को मानती है? इसके बारे में भी आपको बताता हूं। राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान में कहीं नहीं लिखा कि झूठ बोलकर सरकार चलाओ, लेकिन कांग्रेस ने दशकों तक तो यही किया है। कांग्रेस सरकार दशकों तक गरीबी हटाओ के नाम पर झूठ बोलती रही। आज भी गरीबी हटा देंगे कह रहे हैं, तो इससे बड़ा झूठ क्या बोला जा सकता है पब्लिक से, और उसी से सत्ता में आते रहे। राफेल के मुद्दे पर राहुल गांधी ने झूठ बोला, अग्निवीर पर झूठ बोला, अडानी पर भी लगातार प्रोपेगेंडा फैलाया, आरोप लगाए, साबित कुछ नहीं हुआ। 60 साल तक सरकार में रहने के बाद भी जातिगत जनगणना नहीं कराई, सत्ता के लिए देश में आपातकाल लगाया, बहाना राष्ट्रीय सुरक्षा का बनाया। क्या ये सारी बातें संविधान में लिखी हैं? ये राहुल गांधी नहीं बताएंगे, जबकि ये सारे काम कांग्रेस की सरकार के दौरान हुए। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान में कहीं नहीं लिखा कि डरा के धमका के सरकार चलाओ, किसी को मारो। लेकिन राहुल गांधी शायद कांग्रेस का ही इतिहास भूल गए कि कांग्रेस के दौर में कितने दंगे और हिंसा हुई। भाई आप देखिए, सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक दंगे जो देश में हुए, सांप्रदायिक दंगे देश के अंदर, नेहरू राज में जो दंगे हुए उनकी संख्या है 243। तब राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा था, उनके परिवार को, गांधी परिवार को समझ में नहीं आ रहा था कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि दंगे होने चाहिए। इंदिरा गांधी के राज में कितने दंगे हुए? इंदिरा राज में जो दंगे हुए वो थे 337, नेहरू से भी ज्यादा। राजीव गांधी के राज में, राजीव के राज में 291 दंगे हुए। तब संविधान में नहीं लिखा था। 1950 से 1995 के बीच भारत में कुल 1194 सांप्रदायिक दंगे हुए, यानी
अगर आप देखें इसको आंकड़े को 1950 से और 1995 1995 1194 दंगे देश के अंदर हुए। तब संविधान में लिखा हुआ था कि दंगे हो सकते हैं, लोग मर सकते हैं। इनमें 871 दंगे नेहरू, इंदिरा और राजीव के कार्यकाल में हुए हैं, यानी 73% दंगे नेहरू गांधी परिवार के कार्यकाल में हुए। 1984 के सिख दंगों को तो आज तक कोई नहीं भूल पाया, जिसमें राजीव गांधी ने कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती डोलती है। वो संविधान में लिखी हुई लाइन थी क्या? कांग्रेस की यह पुरानी आदत है, कहते कुछ है करते कुछ और है। पूरे महाराष्ट्र चुनाव में राहुल गांधी ने सावरकर का जिक्र नहीं किया। जैसे ही चुनाव खत्म हुए राहुल गांधी सावरकर पर बोलने लगे। पीएम मोदी ने पहले ही कहा था कि कांग्रेस वाले ऐसा ही करेंगे। आपको सुनाता हूं पीएम मोदी ने तब क्या कहा था और आज राहुल गांधी ने सावरकर पर क्या कहा। कांग्रेस के नेतृत्व ने लगातार पूरे देश में वीर सावरकर का अपमान किया है, उन्हें गालियां दी है। महाराष्ट्र में वोट पाने के लिए इन लोगों ने टेम्पररी वीर सावरकर जी को जरा टेम्पररी गाली देना उन्होंने बंद किया है, लेकिन वीर सावरकर के तप त्याग के लिए उनके मुंह से एक बार भी सत्य नहीं निकला। हर स्टेट में आपको ऐसे 2-3 नाम मिलेंगे जिनकी सोच इस किताब में आपको मिलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें सावरकर जी की आवाज है क्या? दरअसल राहुल गांधी ने ट्रैक ही गलत पकड़ा हुआ है। जिन नरेंद्र मोदी के लिए वो कहते हैं कि वो संविधान को नहीं मानते, उन्होंने कभी संविधान नहीं पढ़ा, वो नरेंद्र मोदी वो हैं कि संसद में घुसने के पहले संविधान को माथे पे लगा के अंदर जाते हैं। इस बार भी उन्होंने यही किया था। संविधान दिवस मनवा रहे हैं, संविधान को पूजते हैं। कौन मानेगा ऐसे में बॉस कि नरेंद्र मोदी संविधान नहीं मानते? खैर, पाठशाला में अब अगली क्लास। सीएम योगी की पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। संभल हिंसा का सपा से कनेक्शन निकल आया क्या? संभल के पत्थरबाजों और गोलीकांड का ऐसा सच जो हिलाकर रख देगा। 29 तारीख वाले जुमे के दिन संभल में फिर हिंसा भड़काने की प्लानिंग चल रही है क्या? हिंसा में सुलगे संभल को तो सीएम योगी ने संभाल लिया, लेकिन उस सियासत का क्या जो संभल को भड़काने में आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही। वोट बैंक के चक्कर में नेता संभल जाने के लिए लाइन लगाए बैठे हैं। क्या अखिलेश यादव, क्या राहुल गांधी, सबको इस वक्त संभल दिख रहा है। यह तब है जब संभल का माहौल अब शांत है। स्कूल खुल चुके हैं, दुकानें खुल चुकी हैं, लेकिन इकोसिस्टम को तो संभल की शांति शायद हजम नहीं हो रही, इसलिए वो माहौल को गरमाए रखने में जुटे। लेकिन उनकी यह राजनीति संभल पर चलेगी नहीं, क्योंकि संभल के पत्थरबाजों और गोलीकांड का ऐसा सच सामने आ गया जो सबको हिलाकर रख देगा। आज हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले देख लीजिए कि अब जब संभल में सब कंट्रोल में है तो किस तरह से राजनीति हो रही है। अखिलेश यादव संभल जाने के लिए बेचैन है। अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि वो हर हाल में संभल पहुंचेंगे। उधर खबर है कि राहुल गांधी भी संभल जाने की तैयारी कर चुके हैं। अखिलेश की बेचैनी तो समझ में भी आती है। संभल हिंसा में उनके सांसद जियाउर रहमान बर्क और इलाके के विधायक इकबाल महमूद के बेटे पर शिकंजा कसता दिख रहा है। दोनों पुलिस के रडार पर आ चुके हैं। इन दोनों पर क्या आरोप हैं और संभल हिंसा की साजिश में इन दोनों का क्या कनेक्शन सामने आ रहा है, उसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले अखिलेश यादव को सुनिए, जो योगी सरकार पर उन्हें और उनकी पार्टी के नेताओं को संभल जाने से रोकने का आरोप लगा रहे। विपक्ष न जाए वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है, वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर हम भी यहां से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे, हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं। उधर कांग्रेस ने भी साफ कर दिया कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी संभल का दौरा करेंगे। इस दौरान वो संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मुलाकात भी कर सकते हैं, जिनकी मौत के लिए कांग्रेस नेता लगातार यूपी पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को भी सुनिए एक बार।
ये पुलिस ने गोली मारी है और सीधे गोली मारी है पुलिस ने सीधे गोली मारी है। गोली मारने के सारे वीडियो फुटेजेस हैं। इस तरह से कर करके गोली पुलिस के अंदर मार रहा है। दिखाई दे रहा है कि पुलिस सीधे गोली मार रही है, सर पे गोली लग रही है, छाती पर गोली लग रही है। पुलिस की गोली से नहीं मारे गए हैं, ये आपसी लड़ाई विधायक और सांसदों की आपसी लड़ाई। नहीं, गोली पे पुलिस लिखा हुआ है और नॉन पुलिस लिखा हुआ है क्या? गोली पे पुलिस और नॉन पुलिस नहीं लिखा हुआ है। सर पे गोली लगी है, सीने पर गोली लगी है, बिना फॉरेंसिक जांच किए सारे के सारे तो ये अपना भी दिए जा रहे हैं। ये सब चीजें इसीलिए करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसमें सीधे पुलिस फंस रही है और पुलिस के इसके अंदर दोष है। इमरान मसूद शायद भूल गए, वो जो कह रहे हैं कि गोली पे पुलिस और नॉन पुलिस लिखा है। पुलिस की गोली जो है ना, उसका एक एक गोली का हिसाब रहता है। जिन्हें गोली लगी वो कहा जा रहा है कि भाई वो देसी कट्टों की गोली थी। पुलिस देसी कट्टा लेके आई थी क्या? संभल पर जो नेता राजनीति कर रहे हैं वो पत्थरबाजों को क्यों कुछ नहीं कह रहे? वो दंगाइयों को कुछ क्यों नहीं कह रहे भाई, जिन्होंने पुलिस पर हमला शुरू किया? संभल हिंसा का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें पत्थरबाजों और दंगाइयों का सच दिखता है। यह संभल में 24 नवंबर को हिंसा की सबसे लेटेस्ट तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जिसमें भीड़ के बीच एक शख्स हाथ में बंदूक पकड़े नजर आ रहा है। कोई इमरान मसूद से पूछे कि यह बंदूक पुलिस ने थमाई है क्या इसको? यही नहीं, भीड़ में शामिल लोग वहां लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ते दिख रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। संभल की शाही जामा मस्जिद के पास जुटी पत्थरबाजों की भीड़ किस तरह बेखौफ होकर पुलिस पर पथराव कर रही है। अब पुलिस ने इस वीडियो में नजर आ रहे पत्थरबाजों की लिस्ट बनाई है भाई। ये योगी की पुलिस छोड़ेगी नहीं और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। और अगर इतनी ईमानदारी से काम कर रहे थे तो सीसीटीवी क्यों तोड़ रहे थे? बंदूक चलाने की नौबत क्यों आ गई तुमको? और पुलिस क्या यही पत्थर खाने और गोली खाने के लिए बैठी है? संभल में पुलिस पर हुई पत्थरबाजी की एक और तस्वीर देखिए। किस तरह पत्थरों की बौछार से बचने के लिए पुलिस वालों को पीछे हटना पड़ रहा। आप ये देखिए क्या हालत हो गई। और चूंकि इनको अपना वोट बैंक समझ में आ रहा है तो इनको लग रहा है पुलिस को वहां पे वो पत्थर खाते रहना चाहिए। देखिए जरा। संभल में पत्थरबाजों के बवाल की एक और तस्वीर दिखाता हूं। पुलिस के पहुंचने की जानकारी मिलते ही पत्थरबाजों की भीड़ उन पर टूट पड़ी थी, जिसके बाद पुलिस वाले गलियों में जान बचाकर भागते नजर आए। आप तस्वीर देखिए। पुलिस वालों को भागना पड़ा बॉस, ऐसी हालत शुरू में हो गई थी। और उसके बावजूद इन दंगाइयों से सवाल पूछने के बजाय कहा जा रहा है कि पुलिस वहां क्या कर रही थी। एक और तस्वीर देखिए। दावा किया जा रहा है कि यह बवाल होने से ठीक पहले की तस्वीर है। तस्वीर में मस्जिद के पास वाली गली में पत्थरबाजों की भीड़ जुटी हुई नजर आ रही। इसके बाद ही इन पत्थरबाजों ने अलग अलग गलियों में पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उसके बाद जो हुआ उसका सच अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। इतनी भीड़ अचानक कहां से आ गई भाई? सर्वे टीम पहुंची। कहा जा रहा है कि किसी को पता नहीं था सर्वे होना है, तो सर्वे टीम के पहुंचते इतनी भीड़ पहुंच गई, इतने पत्थर पहुंच गए। जब नहीं पता था कि सर्वे होने वाला है, जो कि झूठी बात है, सबको पता था कि फिर सर्वे होगा वहां पर, तो पत्थर पहले से कहां से आ गए भाई? जब पता ही नहीं था कि सर्वे होने वाला है, ओ ये होने वाला है। जैसे जैसे संभल में हुई हिंसा की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस हिंसा के पीछे की साजिश पर हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने संभल हिंसा को लेकर 7 अलग अलग एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में संभल में भड़की हिंसा को सोची समझी साजिश और प्री प्लान्ड बताया गया है। जो अखिलेश यादव संभल के मामले में इतनी राजनीति कर रहे हैं, खुद उनके सांसद का नाम इस हिंसा में आ रहा है। खुद अखिलेश के विधायक के बेटे का नाम माहौल बिगाड़ने में आ रहा है। एफआईआर में संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है, नंबर 1, जबकि इलाके से समाजवादी पार्टी के विधायक के बेटे सुहेल इकबाल को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। इन दोनों के अलावा 2700 से ज्यादा लोगों को भी एफआईआर में आरोपी बनाया गया है। संभल हिंसा को लेकर दर्ज एफआईआर के मुताबिक घटना के दिन मस्जिद में सर्वे रोकने के लिए उपद्रवियों की भीड़ घातक हथियारों से लैस होकर पहुंची थी। एफआईआर में यह भी लिखा गया कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भड़काऊ बयानबाजी करके भीड़ को उकसाया, जबकि सपा विधायक के बेटे सुहेल इकबाल ने भीड़ से कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद भीड़ ने पुलिस की टीम पर धावा बोल दिया। आरोप है कि भीड़ को पुलिस से पिस्तौल, गोलियां और आंसू गैस के गोले छीनने के लिए भी उकसाया गया। एफआईआर के मुताबिक भीड़ में शामिल 40 से 50 लोगों ने हसन, अजीम, सलीम, रेहान, वसीम, अयान का नाम लेकर पुलिस वालों से उनके हथियार छीनने और आग लगाकर मार डालने को कहा, और यह भी कहा गया कि कोई बचकर नहीं जाना चाहिए। एफआईआर के मुताबिक भीड़ ने दरोगा की पिस्टल छीनने की कोशिश की। भीड़ में शामिल लोग पुलिस से 25 गोलियां और 25 रबर बुलेट लूट कर भी ले गए।
एफआईआर में आगे बताया गया कि पुलिस के अधिकारियों ने भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने जान से मारने के इरादे से पुलिस पर ईंट और पत्थर फेंकने शुरू किए। एफआईआर में यह भी दावा है कि भीड़ की तरफ से पुलिस पर फायरिंग भी हुई और भीड़ से घिरने के बाद पुलिस को पीछे हटना पड़ा। अब ऐसे में सवाल है कि इस एफआईआर में समाजवादी पार्टी के लोगों के नाम आ रहे हैं, तो भाई वो तो पूछा जाएगा कि एक दिन पहले यूपी बाईपोल आप हारते हो, कुंदरकी की मुस्लिम बहुल सीट पर भी हारते हो, तो क्या यह सोच समझकर नहीं हुआ कि भाई मुसलमान को यह लगे कि बीजेपी जो है वो हम पर अत्याचार कर रही है, देखो देखो क्या हो रहा है, गोली चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और फिर मुसलमान का वोट एकजुट हो सके? यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। समाजवादी पार्टी की राजनीति की पोल कैसे खुल रही है, जिसमें संभल का हमदर्द होने का दिखावा ये लोग कर रहे हैं, जबकि एफआईआर से साफ पता चल रहा है कि पहले लोगों को उकसाया गया, दंगे करवाने का प्रयास हुआ और जब एक्शन होता है तो उस पर आंसू बहाए जा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने भी संभल में हिंसा फैलाई वो बचने वाले नहीं है। एफआईआर दर्ज होने के बाद संभल हिंसा के आरोपियों पर शिकंजा कसना भी शुरू हो गया। अब तक 25 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। संभल हिंसा को लेकर दर्ज 7 एफआईआर की डिटेल भी सुनी। पहली एफआईआर दरोगा दीपक राठी ने दर्ज करवाई है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर आरोप है, विधायक के बेटे सुहेल इकबाल का नाम है। दूसरा एफआईआर दरोगा शाह फैजल ने दर्ज कराई है। गाड़ियों में आगजनी करने का आरोप है, नामजद अज्ञात आरोपियों की शिकायत है। तीसरी एफआईआर संभल के सीओ अनूप चौधरी ने दर्ज कराई है। उपद्रवियों पर फायरिंग करने का आरोप है। 800 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शिकायत है। चौथी एफआईआर पुलिसकर्मी जगदीश कुमार ने दर्ज करवाई है। मैगजीन और टीयर गैस लूटने का आरोप है। पांचवी एफआईआर एसपी के पीआरओ ने शिकायत की है। पैर में गोली मारने का आरोप है। 150 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज है। छठी एफआईआर एसडीएम रमेश बाबू ने दर्ज करवाई है। उनके ऊपर हमला करने का आरोप है। और 7वीं एफआईआर दरोगा विनोद कुमार ने दर्ज कराया है। 6 लोगों के खिलाफ नामजद केस है। भीड़ की घेराबंदी और गाड़ी जलाने का मामला है। संभल हिंसा की इनसाइड स्टोरी क्या है, इसको लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। यूपी सरकार से लेकर पुलिस भी इस थ्योरी पर फोकस कर रही है। सूत्रों का दावा है कि संभल में जो हिंसा हुई उसका शाही जामा मस्जिद के सर्वे से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि संभल में वर्चस्व की जंग में मुसलमान समुदाय के ही 2 गुट तुर्क और पठान आपस में भिड़े और इसके बाद वहां हिंसा भड़क गई। और वर्चस्व की इस जंग के दोनों किरदार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। एक है संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, जो तुर्क मुसलमान है। वर्चस्व की इस जंग का दूसरा किरदार है समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद, जो पठान मुसलमान है। कहा जा रहा है कि दोनों मुरादाबाद संभल के बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, जिनमें दशकों से इलाके में वर्चस्व की लड़ाई चलती आ रही। संभल में शाही जामा मस्जिद का सर्वे इन दोनों के लिए खुद को साबित करने का बड़ा मौका था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सांसद जियाउर रहमान बर्क के समर्थक और विधायक इकबाल महमूद के समर्थक अलग अलग गुटों में सर्वे के दिन मस्जिद के पास पहुंच गए। कभी कभार नमाज पढ़ने के लिए शाही जामा मस्जिद जाने वाले विधायक के बेटे सुहेल इकबाल ने भी उस दिन सुबह 6 बजे नमाज पढ़ी। पुलिस पहले भी यह दावा कर चुकी है कि 24 नवंबर की सुबह जब बवाल हुआ था, उस वक्त इलाके में 2 गुट भी आमने सामने थे। और संभल हिंसा में जिन 4 लोगों की जान गई वो सभी पठान मुसलमान और विधायक इकबाल महमूद के समर्थक बताए जा रहे हैं, जिनकी मौत का आरोप बर्क के दबदबे वाले तुर्क मुसलमानों पर लग रहा है। और इस एंगल को भी ध्यान में रखते हुए संभल पुलिस जांच कर रही है। अब तक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से यह भी दावा किया जा रहा है कि हिंसा में मारे गए 4 लोगों को इतने करीब से गोली मारी गई कि गोली शरीर को चीरते हुए पार चली गई। किसी के शरीर से बुलेट नहीं मिली है। तो ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि इतने करीब तो भाई वही आसपास में जो लोग होंगे वही होंगे। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को हुई हिंसा में पथराव करने वाले शहर के अलग अलग हिस्सों से आए थे। पुलिस के मुताबिक अब तक जिन 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उनमें से ज्यादातर लोग हिंसा प्रभावित इलाकों के रहने वाले नहीं हैं। उनके घर जामा मस्जिद से करीब 6 किलोमीटर दूर है। वो 6 किलोमीटर दूर से आए थे नमाज पढ़ने। रविवार को सर्वे वाली सुबह जब पुलिस फोर्स का मूवमेंट शुरू हुआ तो इलाके में अचानक हलचल बढ़ने लगी। देखते ही देखते जामा मस्जिद के आसपास की गलियों में पत्थरबाजों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस सूत्रों का दावा है कि ये सभी पत्थरबाज व्हाट्सएप पर बल्क मैसेज भेजकर जामा मस्जिद के पास इकट्ठा किए गए थे। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए यह अफवाह फैलने लगी कि मस्जिद में कुछ होने वाला है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस तरह के अफवाहों के मैसेज वायरल किए गए। इसके बाद शहर के दूसरे हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग जामा मस्जिद के पास गलियों में पहुंच गए। सूत्रों का दावा है कि सुबह 8 बजे तक 2000 से ज्यादा लोगों की भीड़ मस्जिद के पास वाले इलाके में पहुंच गई। इसमें ज्यादा संख्या उन युवाओं की थी जो मस्जिद के आसपास के रहने वाले थे भी नहीं। इन उपद्रवियों ने कश्मीर स्टाइल में पुलिस पर पत्थरबाजी की,
जिस तरह कश्मीर में पत्थरबाज चेहरे ढककर सेना पर पत्थरबाजी करते थे, ठीक उसी तरह संभल में भी पत्थरबाजों ने मुंह, रुमाल और मास्क और कपड़े से ढका हुआ था। संभल में हुई हिंसा को लेकर खुफिया विभाग को जो रिपोर्ट मिली है वो तो और भी चौंकाने वाली है। खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक 24 नवंबर की हिंसा को दोहराने की साजिश हो रही है। 29 नवंबर को सर्वे रिपोर्ट जमा करने वाले दिन हिंसा की आशंका जताई जा रही है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 29 नवंबर को लोगों को सड़क पर उतरने के लिए भड़काया जा रहा है। मस्जिद बचाने जैसे मैसेज के जरिए लोगों को उकसाया जा रहा है। इंटरनेट बंद होने की वजह से मौखिक रूप से भड़काने की खबरें मिल रही हैं। संभल हिंसा को लेकर हम इतनी डिटेल में आपको इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि टाइम्स नाउ नव भारत के हमारे सहयोगी पहले दिन से वहां पर है। गौरव, जिन्होंने जान पर खेलकर उस दिन रिपोर्टिंग की, जो हमारे कैमरा पर्सन है, उन्होंने वहां तस्वीरें कैद की, वो अभूतपूर्व है। और इसलिए संभल के मामले में कोई भी जानकारी हम हवाई नहीं दे रहे। हिंसा वाले दिन से अब तक हमारे सहयोगी अपनी जान को जोखिम में डालकर लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। आप देखिए कैसे टाइम्स नाउ नव भारत ने, हमारे सहयोगी गौरव ने और कैमरा पर्सन ने वहां पर काम किया उस दिन इस पूरे हंगामे के बीच। तब हम आपको ये सारी बातें बता पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में सुबह से तनाव है। हमारे रिपोर्टर गौरव श्रीवास्तव और कैमरामैन अंकित कुमार ने जाबाज रिपोर्टिंग की। वो देखिए पत्थर चलाते हैं, इन पत्थरबाजों को दिखाइए। ये देखिए टीयर गैस चलाया, ये देखिए पत्थर आना शुरू पुलिस पे। ये देखिए टाइम्स नाउ नव भारत पर आप देखिए पुलिस एक्शन में। देखिए पुलिस गली में घुस गई है। तार देखिए अंकित तार बचा के। ये देखिए बिजली तारों में आग लगी, ये जला दी गई है। ये गाड़ी देखिए अंकित, ये गाड़ी दिखाई, ये तोड़ दी गई। एसपी संभल के बिश्नोई इस वक्त जो है आगे बढ़ रहे हैं। वो जो गलियों में धुआं दिख रहे हैं वो टीयर गैस का। यानी पाठशाला में नवभारत पर हम आपको वायरल वीडियोस का सच नहीं बता रहे। सिर्फ हमारे जाबाज रिपोर्टर अंकित कैमरा पर्सन और गौरव श्रीवास्तव रिपोर्टर, उन्होंने जान पर खेलकर उस दिन रिपोर्टिंग की थी बॉस। जो तस्वीरें और सच हमने दिखाया किसी और ने नहीं दिखाया। इसलिए संभल की हर खबर हम बड़ी जिम्मेदारी से आप तक पहुंचा पा रहे हैं। पाठशाला में अब अगली क्लास। हिंदुओं को जोड़ने निकले बागेश्वर बाबा के साथ आज ऐसा क्या हुआ कि वो बाल बाल बच गए। भीड़ के बीच बाबा बागेश्वर पर हमले का सच क्या निकला। बांग्लादेश के हिंदुओं पर बाबा बागेश्वर ने वो कह दिया जो किसी ने सोचा भी न था। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बाबा बागेश्वर पिछले 6 दिनों से पदयात्रा कर रहे हैं। इस पदयात्रा में सनातनी हिंदुओं का जनसैलाब सड़कों पर उतर आया है। बड़े बड़े नेता अभिनेता अपने सारे काम छोड़कर बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। संजय दत्त पहुंच रहे हैं, खली पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस पदयात्रा से हिंदुओं का उत्साह आसमान पर है। लेकिन आज बाबा बागेश्वर के साथ एक ऐसी घटना हो गई कि हर कोई सन्न रह गया। इस पदयात्रा के दौरान यह खबर फैल गई कि बाबा बागेश्वर पर किसी ने हमला कर दिया। यह सुनते ही बाबा बागेश्वर की सुरक्षा में चल रही सिक्योरिटी और पुलिस प्रशासन तक के हाथ पांव फूल गए। इसके अलावा पदयात्रा में चल रहे हजारों लोग सन्न रह गए कि इतनी सुरक्षा के बावजूद बाबा बागेश्वर पर किसने हमला कर दिया। दरअसल आज जब बाबा बागेश्वर पदयात्रा कर रहे थे तब उनकी तरफ मोबाइल एक आ गया, मतलब मोबाइल उनकी तरफ फेंका गया। यह मोबाइल बाबा बागेश्वर के चेहरे पर लग गया और नीचे गिर गया। इसके बाद बाबा बागेश्वर ने इस मोबाइल को उठाया और सिक्योरिटी स्टाफ को दे दिया। कुछ देर बाद पता चला कि बाबा बागेश्वर पर फूल फेंकते समय एक श्रद्धालु के हाथ से उसका मोबाइल फोन और फूलों के साथ बाबा बागेश्वर की तरफ चला गया और उन्हें लग गया। हालांकि सिक्योरिटी स्टाफ ने तुरंत उस आदमी की पहचान कर ली और उसे मोबाइल लौटा दिया। लेकिन तब तक पदयात्रा से लेकर मीडिया तक में यह खबर फैल गई कि बाबा बागेश्वर पर हमला हो गया। बाबा बागेश्वर पर हमले की खबर फैलते ही सोशल मीडिया एक्टिव हो गया। ये अफवाहें फैलाना शुरू कर दी गई कि बाबा बागेश्वर पर हमला हो गया। इस हमले में बाबा बागेश्वर बाल बाल बचे। लोगों में फैलती अफवाह से लोगों को बचाने के लिए बाबा बागेश्वर को एक वीडियो अपील करनी पड़ी ताकि लोगों में किसी तरह की चिंता और दूसरी गलत बातों को फैलने से रोका जा सके। अपने वीडियो मैसेज में बाबा बागेश्वर ने इस हमले का पूरा सच बताया। आप भी सुनिए बाबा बागेश्वर पर हुए कथित हमले का असली सच क्या है। सीताराम जो अभी आपको बताया है पुलिस प्रशासन के द्वारा
तरह की कोई न्यूज चल रही है हमले वाली, स्थिति पूर्णतया ठीक है। किसी भी प्रकार का हम पर हमला नहीं हुआ है। फूल फेंकते समय किसी श्रद्धालु भक्त का मोबाइल आ गया था जो यहाँ थोड़ा लगा था, वो अब वापस भी कर दिया गया है और किसी भी प्रकार से ऐसा अभी तक नहीं हुआ और किसी भी प्रकार की साजिशें न चल रही हैं। दोनों प्रदेश की शासन प्रशासन सख्त है, हम साधुवाद दे रहे हैं और लाखों लोग शांति के साथ, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा है, कोई राजनीतिक या किसी के खिलाफ की यात्रा नहीं है, जन जागृति की यह पद यात्रा है। सब लोग शांति से हैं, तो छोटी सी बात को बहुत बड़ा ना बनाया जावे ताकि किसी के मन में जो धाम से जुड़े हुए लोग हैं उनको सूचना गलत प्राप्त ना होवे। यही हम प्रार्थना अभी इस वीडियो के माध्यम से करना चाह रहे हैं। सब ठीक है, बढ़िया चल रहा, सिर पर सीताराम, फिर क्या करना। आप सोचिए, इन बाबा बागेश्वर पर आरोप लग रहा था कि वो ये यात्रा दंगे कराने के लिए निकाल रहे हैं और उनकी आप जिम्मेदारी देखिए, उनको आप देखिए वो कितने संवेदनशील हैं कि वो तुरंत समझ गए कि अगर ये अफवाह फैली तो कहीं दंगे हो ना जाए, कहीं कोई हिंसा ना हो जाए, कहीं माहौल खराब ना हो जाए। और भाई मोबाइल से ज्यादा चोट भी लग सकती थी, लेकिन उन्होंने तुरंत कह दिया कि भाई ये कोई हमला नहीं हुआ है और उन्होंने अफवाह को खत्म करने के बाद पदयात्रा में मौजूद लोगों को एक शपथ भी दिलवाई। इस शपथ में उन्होंने फिर से यह बात दोहराई कि जात पात में बंधा हिंदू सनातन राष्ट्र में सबसे बड़ी रुकावट है। यही वजह है कि बाबा बागेश्वर ने आज हनुमान जी को साक्षी मानकर लोगों को शपथ दिलवाई, ताकि शपथ तोड़ने से पहले हिंदुओं को 100 बार सोचना पड़े। आप भी सुनिए बाबा बागेश्वर ने इस शपथ के दौरान लोगों से क्या कहा। तो हम आज हनुमान जी महाराज को साक्षी मानकर कसम खाते हैं, जीवन भर जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत इससे रहित जीवन जिएंगे। हिंदुत्व एकता के लिए कार्य करें। हम शपथ लेते हैं, हर शनिवार अथवा मंगलवार मंदिरों में जाएंगे। हम शपथ लेते हैं, जब तक जिएंगे सनातन संस्कृति का पालन करेंगे, भूल कर भी दूसरे मजहब में जाएंगे। हम शपथ लेते हैं, अपने भाई बहन परिवारजन को वैदिक शिक्षा गीता रामायण भी करवाएंगे, स्वयं भी करेंगे। हम शपथ लेते हैं, गाय, गंगा, गौरी, गीता, गायत्री और गुरु। अब आपको बाबा बागेश्वर की पदयात्रा की एक वायरल तस्वीर दिखाता हूं, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। आज पदयात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने लोगों के साथ सड़क पर बैठकर ही खाना खाया। वैसे तो पदयात्रा के दौरान खाना खाने के लिए अलग से पूरी व्यवस्था है, लेकिन जब बाबा बागेश्वर ने कुछ पदयात्रियों को खाना खाते देखा तो वहीं रुक गए और उनके साथ ही खाना खाने सड़क पर बैठ गए। बाबा बागेश्वर ये मैसेज देना चाहते थे कि उनकी इस यात्रा में हर कोई हिंदू है, कोई जाति के बंधन में बंधा हुआ नहीं है कि भाई इसके साथ नहीं खा सकते, उसके साथ बैठ के नहीं खा सकते। इसलिए वो खुद बैठ गए सबके साथ। यही वजह है कि बाबा बागेश्वर इतना कष्ट उठाकर देश के हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पदयात्रा में बाबा बागेश्वर के पैरों में छाले पड़ चुके हैं, उनमें गहरे घाव हो चुके हैं। इसके बावजूद भी बाबा बागेश्वर पैदल नंगे पांव चले जा रहे हैं ताकि देश के हिंदुओं को एकजुट किया जा सके। बाबा बागेश्वर इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उनके साथ साथ बहुत से लोग भी इस पदयात्रा में कष्ट सहन कर रहे हैं। उनकी तरह ही बहुत से लोग भी इस यात्रा में नंगे पैर चल रहे हैं। बहुत थकान होने के बावजूद भी ये लोग बाबा बागेश्वर के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। ऐसे लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए बाबा बागेश्वर ने जो बातें कही हैं, आपको वो भी सुननी चाहिए, ताकि आप ये समझ सकें कि देश के हिंदुओं को जागरूक करना कोई मामूली काम नहीं है जो बाबा बागेश्वर कर रहे हैं। हार मत मान जाना हिंदुओं,
अगर तुम हार मान जाओगे तो 100 करोड़ हिंदू भारत छोड़कर भग जाएंगे। हमें भारत को बांग्लादेश नहीं बनने देना है, बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं होने देना है। इसलिए हर हाल में ओरछा तक पहुंचकर कड़ी मेहनत करके हिंदू एकता का भगवा ध्वज लहराना है। हम मानते हैं तुम कष्ट पा रहे हो, पैरों में फफूले पड़ गए, समय पर पानी नहीं मिल रहा, भोजन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होगी, चलने में तुम्हें धक्का मुक्की लग रही। लेकिन हिंदुओं, अगर हम लोग अभी मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। बाबा बागेश्वर के इतने कष्ट उठाने के बाद भी उन्हें शक है कि देश के हिंदुओं को एकजुट करना कोई आसान काम हो। उन्हें लग रहा है कि अभी भी बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि आज बाबा बागेश्वर ने ऐसा किस्सा सुनाया कि लोगों की हंसी छूट पड़ी। इस किस्से में बाबा बागेश्वर ने जो मैसेज दिया है उसे देश का हिंदू कभी भूल नहीं पाएगा। आप बाबा बागेश्वर के इस किस्से को सुनिए। इसके बाद बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को जगाने के लिए कौन सी कड़वी बात कही है वो भी सुनाता हूं। अच्छा एक बात बताएं, क्या तू बता? अरे कहता एक बंगला में कुत्ता घूम रहा था। अब कुत्ते तो घूमते ही रहे। कुत्ता घूम रहा था, एक आदमी ने पत्थर उठाया, मार दिया, कुत्ता भाग गया। वही पत्थर उठाया, मधुमक्खी के छत्ते में मार दिया, आदमी भाग गया। समझ में आया? कुत्ता अकेला था इसलिए भाग गया, मधुमक्खियां इकट्ठी थी इसलिए आदमी भाग गया। हम अकेले हिंदू रहेंगे तो हम लोगों को भागना पड़ेगा, और हम इकट्ठे रहेंगे तो धर्म विरोधियों को भागना पड़ेगा। इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। 20 अक्टूबर को चटगांव में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। इस आरोप के चलते बांग्लादेश की खुफिया पुलिस ने सादे कपड़ों में चिन्मय दास को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 26 नवंबर को चिन्मय दास पर देशद्रोह का केस बनाकर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। यही वजह है कि बाबा बागेश्वर ने बांग्लादेश के हिंदुओं को भी एक मैसेज दिया, वो भी सुनिए। सब चाले हैं बांग्लादेश से में हिंदुओं को खत्म करना चाह रही वहां की सरकार। वहां के हिंदू बुजदिल हैं, उनको तुरंत एक होकर सड़कों पर आकर वहां विरोध करना चाहिए और उनको तुरंत छुड़वाना चाहिए। और इस प्रकार का कृत्य करने वाली सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बांग्लादेश की सरकार को गलत है। वहां के हिंदू अगर कायर ना हो, बुजदिल ना हो, हमारा वीडियो अगर उन तक पहुंचे, वहां के हिंदुओं को तुरंत एक होकर के अपनी ताकत दिखानी चाहिए, तभी काम चलेगा। इसीलिए तो हम इस देश के हिंदुओं को बचाने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। बांग्लादेश में ये हाल है तो उनके पास तो ऑप्शन है कि भारत के हिंदू हैं, पर भारत के हिंदुओं के पास कोई ऑप्शन नहीं है अगर इन पे हमले होंगे। जो लोग बाबा बागेश्वर को सांप्रदायिक बताते हैं वो कह क्या रहे हैं? वो कुछ नहीं कह रहे कि दूसरे के साथ ऐसा करो, तीसरे के साथ ऐसा करो। वो कह रहे हैं हिंदू हो तो अपनी पहचान हिंदू की रखो, जात पात में बंटो नहीं। इसमें क्या गलत कह रहे हैं? जात पात के नाम पर भेदभाव ना हो, सब एक हों, एकजुट होकर रहें, इसमें क्या बुरा कह रहे हैं? लेकिन उनको ही गाली देते हैं लोग।